गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो उसी का आज सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ। किसमें है प्रोटीन सबसे ज़्यादा? अगर हम देखें तो प्रोटीन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी सोर्सेज के आधार पर, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। तो आज हमारा टॉपिक यही है, एनिमल प्रोटीन वर्सेस वेजिटेबल। तो चलिए मैं कनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, टॉपिक को आगे लेके चलती हूँ समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है या आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण डिफरेंट टाइप्स से हम लोग आज देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है और लंबी श्रृंखला बनाता है। लंबी श्रृंखला मतलब लंबी, संकीर्ण और धागे जैसी संरचना इसकी पाई जाती है, और ये मुख्य रूप से शरीर को संरचनात्मक मजबूती, सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे बालों को मजबूती प्रदान करना, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, ऐसे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोलेजन और केराटिन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन जो है वो हमारी उपास्थियों में और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। केराटिन की बात करें तो केराटिन कहाँ पाया जाता है? हमारे बालों में, नाखूनों में, त्वचा आदि में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और ये उनको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और ये वो प्रोटीन हैं जिनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मुड़कर गोलाकार या ग्लोब के आकार की सघन संरचना बना लेती हैं। मीन्स इनका जो आकार होता है वो गोल होता है, और ये शरीर में उपापचयी, उत्प्रेरक और परिवहन जैसे कार्य करते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, मीन्स मनुष्य के रक्त या खून में। और रक्त का काम क्या होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन, मीन्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाने का काम ब्लड करता है। दूसरा, एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है? हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन नाम सुना हुआ होगा हमने, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो जो हमारे गोलाकार प्रोटीन है वो इनके ये एग्जाम्पल हो गए, इंसुलिन हार्मोन, हीमोग्लोबिन और एंजाइम्स। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर हम प्रोटीन को 3 वर्गों में या 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन एंड व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? सरल प्रोटीन जल अपघटन की प्रक्रिया से बनते हैं, और इनके मतलब हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद हमें सिर्फ अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, जैसे एल्बुमिन। एल्बुमिन किसका प्रोटीन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कल हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट वन, संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के साथ गैर प्रोटीन समूह जो होते हैं जब वो जुड़कर, जैसे कि हम कह सकते हैं लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, या कोई भी धातु आयन हो गए, जब वो मिलकर प्रोटीन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो उसको हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन है प्लस न्यूक्लियो एसिड है जो कि आपस में मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड्स क्या होता है? वसा होता है, और प्रोटीन इसके साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको जो है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, और इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में कौन मिल गया, प्रोटीन, तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए संयुग्मी प्रोटीन के। नेक्स्ट वन, व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन ये सरल या संयुग्मी प्रोटीन के तन टूटने से बनते हैं। मीन्स जो हमारा सरल प्रोटीन है या संयुग्मी प्रोटीन है, जब किसी भी भौतिक या रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया होती है तो ये उनके टूटने से बनते हैं। और प्रोटीन का ही परावर्तित रूप मतलब परिवर्तित रूप होता है, जैसे कि शरीर में पाचन की प्रक्रिया के दौरान बनता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेप्टोन। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्टोन नामक जो पदार्थ है वो तैयार होता है। नेक्स्ट, पोषण गुणवत्ता के आधार पर, मीन्स क्वालिटी के बेस पे अगर हम देखें, न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर अगर हम देखें तो हम प्रोटीन को दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए और आपसे पूछ लिया इनमें से पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। तो पूर्ण प्रोटीन सभी जिनमें कि सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हमने कल असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए और उनका नाम याद कर लीजिए। उसी से हमें पता लगेगा जितने भी खाद्य पदार्थों में असेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कल भी बताना भूल गई आपको, जो आपका था असेंशियल प्रोटीन असेंशियल अमीनो एसिड जो थे उसमें दो आपके अपूर्ण अमीनो एसिड हैं या अपूर्ण प्रोटीन हैं, वो आपको बताने हैं कौन से दो हैं। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है एक। चलिए अभी हम देखते हैं पूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मांस और दूध। मांस और दूध ऐसा प्रोटीन का उदाहरण है जिसमें कि प्रोटीन पूर्णतः पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, दूध एक बैलेंस या संतुलित आहार है। नेक्स्ट वन, अपूर्ण प्रोटीन। एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। इट मीन्स कि अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में वो प्रोटीन आते हैं जिनमें आवश्यक अमीनो एसिड का पूर्णतः या कुछ मात्रा में अभाव पाया जाता है। मीन्स हमारे 10 असेंशियल अमीनो एसिड इसमें नहीं पाए जाते हैं, या तो एक दो की कमी होगी या ज़्यादा की कमी होगी, लेकिन उनमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि दालें और अनाज। इसको अभी हम नेक्स्ट उसमें और समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति मीन्स कैसे कैसे हमें किस किस माध्यम से हमें या कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फर्स्ट वन इज़ पशु प्रोटीन। इसको हम एनिमल प्रोटीन भी बोल सकते हैं और एनिमल प्रोटीन को ही पूर्ण प्रोटीन कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और वो भी सही मात्रा में पाए जाते हैं। और इनको क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इनकी गुणवत्ता उच्च होती है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, अंडा, मांस, मछली और यकृत। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं उनको तो मिल ही रहा है मांस, मछली, यकृत और अंडे से। बाकी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दूध, दही और पनीर से इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप प्रोटीन। पादप प्रोटीन मीन्स प्लांट्स प्रोटीन। प्लांट्स प्रोटीन हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका सोयाबीन सबसे बेस्ट सोर्स होता है पादप प्रोटीन में प्रोटीन का। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन या स्रोत कौन सा है, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, सोयाबीन। उसके बाद बाकी चीज़ों में भी होता है, जैसे दालें हो गई, चना हो गया, मूंगफली, मेवे, साबुत अनाज आदि। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अभी हमने प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ लिया, हमने देख लिया कि प्रोटीन किन किन सोर्सेज से हमें मिलता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम
अपने भोजन में प्रोटीन को पूरी तरह नहीं ले रहे हैं तो उससे हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। फर्स्ट वन, क्वाशरकोर, बच्चों में पाया जाने वाला रोग है, लेकिन ये एक गंभीर रोग है। मोस्टली 5 ईयर्स तक के बच्चों में ही ये पाया जाता है और इसके लक्षण अगर देखें, पेट फूलना, त्वचा में खराबी और कमजोरी जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सेकंड वन, मैरिस्मस, ये भी बच्चों में 5 वर्ष तक की उम्र में होने वाला रोग है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी का भी अभाव या कमी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है। इन दोनों ही रोग को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप लोग ये दोनों पढ़ना चाहते हैं बीमारियां तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वन, अन्य समस्याएं। अन्य समस्याएं ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं। शरीर में सूजन मीन्स एडीमिया, एडिमा होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है। फैटी लीवर, बालों का हल्का पतला होना और झड़ना। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि बाल ख़राब हो रहे हैं, शैम्पू चेंज करो, ये करो, वो करो, ये सब आपके अंदर प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है। तो शैम्पू चेंज करने की जगह आप प्रोटीन लेना स्टार्ट करें। मांसपेशियों का टूटना, मांसपेशियों का टूटना या आपको बहुत ज़्यादा पेन रहना, हड्डियों की कमजोरी और घाव का देर से भरना, ये सारे किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट वन, विभिन्न आयु वर्ग में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। अगर आप लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकता पता होगी प्रोटीन की कि किस आयु वर्ग में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तभी आप प्रोटीन को पूर्णतः ले पाएंगे। तो हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप में देख लेते हैं प्रोटीन की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट वन, शिशु और छोटे बच्चे जो कि 0 से 3 वर्ष के हैं, उनका विकास जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये बन ही सकता है कि 0 से 3 वर्ष की आयु में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि शैशवा अवस्था में विकास की गति कैसी होती है, तो आप बताएंगे तीव्र गति होती है। तो यहाँ प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन, स्कूल जाने वाले बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चे मीन्स 4 to 13 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको प्रतिदिन लगभग 19 to 34 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विकास की दर जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, बाल्यावस्था है ये, बाल्यावस्था में जो हमारी विकास की दर है वो थोड़ी धीमी गति से होती है, तो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी कम ही चाहिए होती है। लेकिन किशोर अवस्था 14 to 18 ईयर्स, यहाँ पर फिर से हमारी विकास की दर बढ़ जाती है, ये प्यूबर्टी एज भी कहलाती है। तो यहाँ आकर फिर से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लड़कों में लगभग 52 ग्राम और लड़कियों में 46 ग्राम रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, वयस्क 19 to 50 ईयर्स, जितने भी हमारे वयस्क स्त्री या पुरुष हैं, मीन्स महिला या पुरुष हैं, उनको 0.8 ग्राम प्रति केजी वेट आवश्यक होता है। इट मीन्स अगर आपका बॉडी वेट 50 केजी है तो आपको 0.8 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, तो आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा 40 ग्राम। आपको डेली 40 ग्राम प्रोटीन लेना है। इसी तरह आप अपने बॉडी वेट के साथ 0.8 को मल्टीप्लाई करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था 50 या 55 से ऊपर की एज है। यहाँ आकर मांसपेशियों की कमी को रोकने के लिए मीन्स यहाँ पर भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मांसपेशियों में टूट फूट और ये सब चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। जो गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं, उनके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, उसमें तो नॉर्मल महिला के बराबर उसको मिल सकता है, प्रोटीन ले सकती है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है मीन्स लास्ट 4 to 6 मंथ और 7 to 9 मंथ जो हैं, उसमें 1.1 ग्राम आपको पर केजी वेट प्रोटीन की
आवश्यकता होती है। और इसी तरह लैक्टेटिंग मदर जो हैं उनको भी 1.7 to 1.9 ग्राम पर केजी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्भस्थ महिला जो है वो भी और स्तनपान कराने वाली जो महिला है वो भी दोनों अपने साथ साथ एक शिशु के लिए भी प्रोटीन ले रही हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। और हाँ, ये मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका लाइक जो है वो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इस सीरीज़ को पूरा करके आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ सकूँ। MCQ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ रखेंगे जो कि आप लोग करेंगे उनको। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।